हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। हमारे संविधान की सीरीज चल रही थी और उसके अंदर अनुच्छेद 78 जो कि किसके बारे में था, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में, कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को प्रशासनिक विधि निर्माण संबंधित और राष्ट्रपति कहे तो वो मंत्री परिषद के बीच में चर्चा करवाने से संबंधित अनुच्छेद था। और उसी के साथ हमारा कार्यपालिका, जो कि हमने भाग 5 को बांटा था, कार्यपालिका, संसद या विधायिका, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, न्यायपालिका और सीएजी। इसमें से हमारा कार्यपालिका पूरा हो जाता है 78 तक। और उसके बाद आता है संसद, या हम कहेंगे विधायिका। और इसके लिए हमने अनुच्छेद देखा था कहां से, तो 58, जहां से 78 पूरा होता है वहां से 79 शुरू होता है और 79 टू 122, क्योंकि 123 जो एक ही अनुच्छेद है, मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति आती है उसमें। और इसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था 10 10 2 4 2 5 6 5, ये सूत्र बताया था कि सबसे पहले 10 है तो उसमें परिभाषा आएगी, इस प्रकार बताया था मैंने आपको। पहले एक बीच में वीडियो आया था जिसमें पूरा मैंने इस पूरे भाग 5 को बांटा था, तो उसमें सबसे पहले 10 थे, उसमें परिभाषा थी। इन 10 में से हम आज लेंगे 5, क्योंकि हमारी 5 की सीरीज है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये 5 आएंगे तो 79 से लगाए 79, 80, 81, 82 और 83, यानी कि 79 टू 83 तक ये हमारे अनुच्छेद हो गए आज। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, संसद से जुड़े हुआ, इसको अच्छे से आप समझना। साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करना। आप व्यू तो करते हो, देखते हो, लाइक नहीं करते हो। लाइक करने से खर्च थोड़ी आता है, पैसे थोड़ी लगते हैं, करना चाहिए। लाइक करो ताकि मुझे भी इस प्रकार मोटिवेट मिले। तो मैं लगातार ये सीरीज पूरी 395 अनुच्छेद याद करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी इतना योगदान दीजिए, ठीक है। तो देखिए, संसद या विधायिका, संसद या विधायिका, और अनुच्छेद हमारे 79 टू 122 तक। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 यानी कि अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का गठन, संसद का गठन, संसद क्या होगी, संसद का गठन। और इसमें कहता है कि संसद के अंदर राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा आएगी। अनुच्छेद 79 के अनुसार एक संसद होगी जिसके अंदर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आएंगी, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 79 कहता है संसद के गठन के बारे में। फिर आता है अनुच्छेद 80, इतना ही है बस, डायरेक्ट की लैंग्वेज यही है। फिर आता है अनुच्छेद 80, जहां पर अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद के अंदर राज्यसभा, लोकसभा होगी। वहीं स्पेशल अनुच्छेद 80 कहता है कि फिर वो राज्यसभा की संरचना क्या होगी, राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करता है। और ये कहता है कि राज्यसभा वो होगी जिसके अंदर 250 अधिकतम सदस्य होंगे। इन 250 में से 238 सदस्य राज्य व संघ से चुन के आएंगे, राज्य प्लस संघ से, और 12 सदस्य ऐसे होंगे जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। और राष्ट्रपति मनोनीत किन्हें करेंगे, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में अग्रणी कोई व्यक्ति है तो उन्हें राष्ट्रपति मौका देंगे कि आप राज्यसभा के सदस्य के रूप में आमंत्रित हैं, आइए, ठीक है। ये 238 250 सदस्य अधिकतम होंगे। राज्यसभा की जो भाषा लिखी हुई है वो मैं बता रहा हूं कि अधिकतम राज्यसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 80 कहता है
कि राज्यसभा के अंदर अधिकतम 250 सदस्य होंगे, उसमें से 238 संघ जो राज्य है उनसे और संघ शासित प्रदेश है उनसे चुन के आएंगे। और चुनेंगे कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से, कोई हम वोट नहीं देंगे। राज्य की विधानमंडल एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर उनको भेजेंगे। और इस प्रकार 238 तो यहाँ से आ जाएंगे और 12 सदस्य ऐसे होंगे जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में अग्रणी है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। ओके। वर्तमान में राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य हैं। इन 245 में से 229 सदस्य तो राज्यों से आते हैं, 4 सदस्य संघ क्षेत्र से आते हैं, संघ शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। मनोनीत कौन है? जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में अग्रणी है। तो ये तो राज्यसभा का स्ट्रक्चर है कि 250 तो संविधान के में लिखा हुआ है, 250 से ज्यादा नहीं होगा। 250 में से 238 सदस्य होंगे वो राज्य प्लस संघ से आएंगे, मतलब इसके अंदर संघ भी है और राज्य भी है, और 12 सदस्य मनोनीत हो गए। लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य है, जिसमें से 229 राज्यों से है, 4 संघ से है और 12 मनोनीत है। ये कितने होते टोटल? 245। इतने सदस्य वर्तमान में। ये राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करता है अनुच्छेद 80। फिर आता है अनुच्छेद 81। अब देखिए, जहां पर अनुच्छेद 80 राज्यसभा के संगठन की, राज्यसभा की संरचना की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 81 कहता है कि ठीक है, अनुच्छेद 80 तो है लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, तो अनुच्छेद 81 है कि लोकसभा की संरचना। जो आप कहते हो राज्यसभा इस प्रकार होगी तो लोकसभा किस प्रकार होगी, तो इसमें कहा गया लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होगी 552। इन 552 में से 550 सदस्य तो राज्य प्लस संघ से चुन के आएंगे। और ये कैसे चुन के आएंगे? ये आम चुनाव जो प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुन के आएंगे। और फिर 2 सदस्य ऐसे होंगे जो मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत किससे करेंगे? जो होंगे एंग्लो इंडियन होंगे। अगर वो देखेंगे कि कोई प्रतिनिधि करने वाला नहीं है, प्रतिनिधित्व करने वाला लोकसभा के अंदर ऐसा जो एंग्लो इंडियन है, तो ऐसे में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करेंगे एंग्लो इंडियन को। यह प्रावधान पहले संविधान में 1960 तक था, लेकिन बाद में इनको बढ़ाया और 2020 तक किया गया है। अब 2020 में देखेंगे कि इनको रखेंगे या नहीं। लेकिन ये एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जिसके पिता या जिसके दादा विदेशी हो और उसकी माता भारतीय हो, ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं एंग्लो इंडियन। तो उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे लोकसभा के अंदर। लेकिन वर्तमान में यह संख्या नहीं है। वर्तमान में लोकसभा के पास 545 सदस्य संख्या ही है। इन 545 में से 530 सदस्य तो राज्यों से चुन के आते हैं, 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। वर्तमान संख्या तो ये है। तो ये कितने होंगे? 530 प्लस 15 545 हो गए। तो ये तो वर्तमान की संख्या है। लेकिन संविधान में अंदर लिखा हुआ ये कि 552 हो गए, जिसमें से 550 राज्य प्लस संघ से आएंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ये कहता है अनुच्छेद 81। फिर आता है अनुच्छेद 82 82। और अनुच्छेद 82 कुछ इस प्रकार कहता है कि थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, क्योंकि वैसे तो बुकों में पढ़ोगे, यहाँ बार एक्ट में पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा। और चूंकि मेरा तो पढ़ाने का तरीका ये है कि साधारण भाषा में समझाऊं, टिपिकल भाषा समझनी है तो आप डायरेक्ट ले आइए। आपको थोड़ा बताता हूं मैं। एक वेबसाइट है india.gov.in, यहाँ आप गूगल में सर्च करना पड़ेगा आपको कि भारतीय संविधान फुल टेक्स्ट। इस प्रकार सर्च करोगे तो भारत का वास्तविक जो संविधान होता है ना, वो वास्तविक कैसा था ऐसा का ऐसा आपको ऑनलाइन मिलेगा। मेरा जो भी वीडियो आता है, इसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होती है बार एक्ट की प्रत्येक भाग की, तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें स्पेशल जो भाषा है, एक साइड में हिंदी में लिखा होता है, एक साइड में इंग्लिश में लिखा होता है, इस प्रकार समझ सकते हो। तो मैं वहीं से उठाता हूँ, मैंने वहीं से पढ़ा है, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। बाकी बुकों में तो हर चीज़ अलग अलग दी हुई है, समझने के लिए हमें बुक का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बार एक्ट की लैंग्वेज वो उस प्रकार समझ सकते हो। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत कानून के बारे में जानते हैं, विधि के बारे में, चूँकि मेरा तो ये फील्ड ही LLB लॉ वाला है,
तो अगर आप विधि की थोड़ी बहुत भाषा जानते हो तो उस बेयर एक्ट की लैंग्वेज आसानी से समझ सकते हो। तो इसलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको उस आसान लैंग्वेज में। अब देखिए, अनुच्छेद 81 तक हो गया। 82, अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। इसका मतलब क्या है? इसको कुछ इस प्रकार समझिए, आप समझना कि हमारे भारत में जनगणना कितने वर्षों से होती है? 10 वर्षों से, यानी कि 2011 में हुई थी, अभी 2021 में जनगणना होने वाली है। तो प्रत्येक जनगणना के बाद मतलब प्रत्येक 10 वर्ष के बाद पुनः समायोजन किसका? लोकसभा व राज्यसभा के सीटों के आवंटन और बंटवारे का। प्रत्येक राज्य के अंदर कितनी लोकसभा की सीटें होगी, कितनी राज्यसभा की सीटें होगी, इसके बारे में प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना हो, उसके बाद आप निर्धारित करिए कि प्रत्येक जनगणना ये सीटें आवंटित होगी प्रत्येक राज्य के अंदर। अब सवाल यह है कि हमारे 10 वर्ष से प्रत्येक जनसंख्या गणना होती है तो सीटें चेंज तो नहीं होती, वही रहती है। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि हमारे भारत में प्रत्येक राज्य में जनसंख्या इक्वल तो है नहीं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार मैं बता रहा हूँ 19.5 करोड़ के आसपास है। वहीं केरला की जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि शिक्षित वर्ग लोग हैं वहाँ पर, बहुत जनसंख्या कम है। अगर हम इस जनसंख्या के अनुसार लें तो उत्तर प्रदेश से तो राज्यसभा के सदस्य चुन के आएंगे, वो खुद अकेले ही बहुमत जुटा लेंगे यूपी के, फिर केरला वालों के बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा रोकने के लिए ही ये 10-10 वर्ष से बढ़ाया नहीं जा रहा है। फिर इसके लिए क्या सॉल्यूशन, इलाज क्या है? तो इसका इलाज ये था कि 1971 में लगभग सभी राज्यों में समान जनसंख्या थी, मतलब जनसंख्या अनुपात बराबर था, जनसंख्या अनुपात। तो ऐसे में 1971 की जनगणना को आधार मान लिया और 1971 में जो जनसंख्या थी उसके आधार पर वर्तमान में सीटों का बंटवारा होता है। संविधान में बस थोड़े बहुत एक संशोधन किया और उसके अंदर 1971 कर दिया। अब 1971 रहनी चाहिए इतने तारीख तक, इतने सन तक, इतने ईयर तक, और नहीं तो फिर ये कर देंगे कि इसमें चेंज कर देंगे और कुछ 2021 वाली जनगणना रख लेंगे। अगर वो इक्वल हुई तो देखेंगे अब 2021 में क्या होता है। 2011 वाली तो सही नहीं थी, पहले इसके ऊपर और भी बहुत सारे मत आए थे और उसमें ये कहा गया कि 1991 की जनगणना रखी जाए, लेकिन फिर सहमति नहीं बनी और 1971 वाली जनसंख्या अभी भी है। अब आगे देखिए, तो ये कहता है 82 मतलब प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का प्रत्येक जनगणना हो उसके बाद पुनः समायोजन आवंटित होने चाहिए, इस प्रकार की बात करता है। फिर आता है अनुच्छेद 83 और ये कहता है कि संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि, इसका क्या मतलब है कि हमारे संसद के कौन से 2 सदन है? तो राज्यसभा और लोकसभा है। तो यह कहता है कि संसद में 2 सदन होगी, राज्यसभा लोकसभा, उस राज्यसभा की अवधि होगी 6 वर्ष। ये एक स्थायी सदन होगा। स्थायी सदन का मतलब है कि एक बार बन गया फिर जिंदगी भर के लिए विघटित नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो राज्यसभा एक उच्च सदन, एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, ये सदस्यों का कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि वो तो स्थायी होती है, कोई कभी कार्यकाल नहीं होता है। ये सदस्यों का कार्यकाल है, सदस्यों का कार्यकाल। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन ध्यान रखना प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, रिटायर हो जाएंगे। अब सवाल सीधा अपने दिमाग में यह आएगा कि 6 वर्ष का कार्यकाल होगा तो फिर 1/3 सदस्य 2 वर्ष से रिटायर होंगे, ऐसी कुछ क्या लफड़ा है? तो सुनिए इसको। अपने राज्यसभा का सबसे पहले गठन कब हुआ था? 1972। तो मैंने बताया था कि इसका कार्यकाल सदस्यों का कितना होता है? 6 वर्ष का। इसका मतलब 1952 से 1958 में पूरे होते हैं 6 वर्ष।
कितने होते हैं, 52 से 58 ही हो रहे हैं, देख लेना। तो 1952 से 58 तक 6 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब कि जो 1952 में सदस्य चुने गए थे वो 1958 में रिटायर होंगे। अब देखिए, इस 1952 से लगाकर 1954, मतलब 52 से लगाकर 53 से लगाकर 54, यानी कि 2 वर्ष हुए। 2 वर्ष के बाद में लॉटरी खोली गई। अब देखिए यहां से चैन शुरू होगी, एक सीरीज, रीजनिंग पढ़ते हैं उसमें सीरीज, इस प्रकार की सीरीज हो रही है यहां पर। तो 1954 में लॉटरी खोली गई और इस 245 का, जो 245 सदस्य थे उसका 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया गया, सेवानिवृत्त कर दिया उनको। 1/3 बहुमत, भाई 245 का लगभग 80 81 82 होते हैं, 1/3। तो उन 1/3 सदस्यों को इस लॉटरी के द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया गया। अब क्या होगा, अब 1955 के बाद में आता है 1956 में वापस 2 साल, और 1956 में फिर एक बार लॉटरी लगाई और 1/3 सदस्यों को फिर से सेवानिवृत्त कर दिया। तो 80 80 160, अभी 245 में से 2/3 तो चले गए, अब 1/3 मतलब 1/3 पीछे बचे। अब 1/3 पीछे वापस कब रिटायर होंगे, 1958 में, और 1958 में होंगे तब तक उनके 6 वर्ष पूरे भी हो जाएंगे। तो अब पहली बार यहाँ लॉटरी लगी और 1/3 सदस्य यहां से निकले, उस समय नए भर्ती कर लिए गए। अब नए भर्ती कर लिए गए तो वापस संख्या वही होगी 245। अब उनका भी 2 वर्ष पूरा होगा कब, भाई 54 में सिलेक्शन हो गया, उनका 2 वर्ष 56 में पूरा होगा। लेकिन 1952 वाले वापस यहाँ आकर रिटायर होंगे लॉटरी द्वारा, और यहाँ आकर वापस 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये रिटायर होंगे तो मतलब 245 पहले वाले तो गए, 81 यहाँ से आ गए, 81 यहाँ से आ गए, और 81 इस समय रिटायर होंगे वहां से आ गए, तो वापस 245 संख्या हो गई। अब वापस 2 वर्ष से इस प्रकार की ये सीरीज चल रही है। ध्यान से समझना, इसको दोबारा देखना। साधारण सी बात यह है कि राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष की होगी, सदस्यों की अवधि 6 वर्ष की होगी। एक स्थायी सदन है, इसका कोई विघटन नहीं हो सकता कभी भी। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त होगा, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। मतलब कि लॉटरी द्वारा पहले शुरू कर दिया, अब अपने आप ही 2 वर्ष के बाद ही ऐसे इस प्रकार की सीरीज चालू हो गई। अब वो समाप्त नहीं हो सकती, इस प्रकार की सीरीज चालू हुई। तो ये बात कहता है संसद के सदनों में राज्यसभा के बारे में। उसके बाद आता है संसद में लोकसभा। तो राज्यसभा की बात तो ये समझ में आ गई, इतनी है कि भाई ये कभी विघटन ना होने वाला स्थायी सदन है, और 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल, उसमें से 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होंगे। फिर आती है लोकसभा, और लोकसभा की अवधि की बात करता है कि आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक, कहां से, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा। और यहां पर इन 5 वर्षों के बीच वो खुद विघटित हो सकती है चाहे तो। अगर वो खुद न चाहे और मनमानी करे तो राष्ट्रपति उन्हें विघटित कर सकता है किसी भी समय। सरकार को लोकसभा को हटा सकती है, विघटन कर सकती है, ऐसा कहता है अनुच्छेद 83 में लोकसभा की अवधि के बारे में, कि इनका 5 वर्ष का कार्यकाल होगा कब से, आम चुनाव के बाद जो प्रथम बैठक होगी ना उसकी। आम चुनाव का मतलब जनता का चुनाव, हम चुनते हैं, एमपी की बात हो रही है। प्रथम बैठक के बाद 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा, और चाहे तो खुद विघटित हो सकती है, और उसको राष्ट्रपति अगर वो कुछ मनमानी करे, ऐसा कार्य करे जो संविधान के खिलाफ है, तो राष्ट्रपति उनका विघटन कर सकते हैं। लेकिन 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष और बढ़ा सकते हैं, कब, अगर आपातकालीन स्थिति हो। इंदिरा गांधी की टाइम बढ़ाया था, 5 से 6 वर्ष कर सकते हो अगर आपातकाल लगा हुआ हो, भारत में आपातकाल की स्थिति हो, तो ऐसे में ये 5 वर्ष से 6 वर्ष कर सकते हैं। लेकिन 6 वर्ष के बाद तुरंत 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने होंगे, इस प्रकार की बात कहता है
संसद के सदनों की अवधि, और लोकसभा एक अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, 5 वर्ष से आने वाला है, इसलिए अस्थायी सदन है। तो ये तो हो गई हमारे अनुच्छेद 79 टू 83। 79 क्या कहता है? संसद का गठन जिसके अंदर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होंगी। फिर आती है हमारी राज्यसभा की संरचना 80 में। उसके बाद 81 में आती है लोकसभा की संरचना। 82 में आता है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। 83 में आता है हमारा सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि। ये तो हमारा कंप्लीट यहाँ पर 83 तक। अब उसके अंदर 10, 10, 2, 4, 2, 5, 6, 5 में 10वें में दूसरा वर्ष है। थैंक यू, लाइक करना जरूर।